हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। ये हीरोन्स फार्मूला वो हीरो नहीं है अपना, वो कह सकते हैं मैथ्स का हीरो है, यानी कि उनका नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है हीरोन, ठीक है। और ये एस लगाने से मतलब हो गया हीरो का सूत्र, फॉर्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला, यानी कि उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया, जो मैथमेटिशियन का नाम है वो है हीरोन, ठीक है। तो जब मतलब क्या कहूँ, आज से करीब 25 साल पहले, 20 22 25 साल पहले करीब, इसको डायरेक्टली हीरो, हीरो का फॉर्मूला लिख देते थे। अगर हिंदी की हम बुक उठाते थे ना तो डायरेक्टली हीरोन नहीं लिखा आता था, हीरो का सूत्र, ठीक है। सूत्र मतलब फॉर्मूला, और हीरो का सूत्र, तो वो उस टाइम पे हम सोचते थे ये हीरो मतलब क्या हीरो, तो वो हीरोन नाम है मैथमेटिशियन का, तो उस टाइम पे हीरो हीरो लिख देते थे खाली। चलिए, उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया, यानी कि इजाद की इनकी इसकी इसकी जो इजाद है वो मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, यानी कि डेरिवेशन वाला पार्ट अभी नहीं करा रहा हूँ, वो बीच में कभी टाइम मिलेगा तो एक वीडियो बना के डाल दूंगा, या फिर अगली क्लास में आपका इंटरेस्ट होगा तो मैं समझा दूंगा। अभी हीरो का अगर फॉर्मूला, हीरोन्स फार्मूला अगर मैं क्लियर करूंगा तो आधी क्लास सिर्फ डेरिवेशन पे चली जाएगी। डेरिवेशन पूछी नहीं जाती, ना तो अपनी एनसीईआरटी में दी गई है, ना उन्होंने पूछी है, लेकिन अगर इंटरेस्ट बनेगा आपका कि सर बता दो तो मैं समझा दूंगा फिर डेरिवेशन वाला पार्ट, ठीक है। आज की क्लास में मैं डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्टली फार्मूले पे काम कर रहा हूँ, क्या फार्मूला है और कैसे काम करेंगे। ये बेसिकली फार्मूला कहाँ पे काम करेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आज से पहले हमने पढ़ा था, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब जिस बेस की बात करी जा रही है उसी के ऊपर वाली हाइट, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया हम गलत तरीके से ना सोचे, जैसे कि एक ट्राइंगल है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड्स दे रखी हैं, इन 3 साइड्स में से मैंने कहा ये हाइट दे रखी है आपको, ठीक है। ये वाली हाइट, ये आपको मालूम है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, ये मैंने फिलहाल h लिखा है, आपको मालूम है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जो भी है आपको मालूम है। तो जिस हाइट, जोन सी हाइट आ रही है और जिसके ऊपर आ रही है ना, ये चीज बेस होगी, और हाइट तो मैंने बता ही दिया। अगर आप इसको बेस लेना चाहते हो, आप बेस इसको भी ले सकते हो, बेस आप इसको भी ले सकते हो, बेस आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन हाइट उसी के ऊपर वाली काम करेगी, आप इसको बेस मान के ये वाली हाइट से काम नहीं करा सकते। अगर आप कहो कि ये वाला बेस ले लूं सर, ये कौन सी लाइन, ये ऑरेंज कलर वाली, इसको मैं बेस मान लूं, हाँ मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं आएगी। ये रेडमी के नाम से कौन है बेटा? ओके ओके ओके, ठीक है। ये बेस अगर आप इस ऑरेंज वाली लाइन को मानते हो तो ये वाली हाइट काम नहीं करेगी, ये ब्लैक वाली लाइन जो एच लिखा है ये वाली काम नहीं करेगी। आप ये फॉर्मूला दिमाग में मत रखना, हाफ इंटू बेस लिखते हम ऐसे ही हैं, इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट कौन सी, इसी बेस के ऊपर वाली जिसको आप बेस मान रहे हो। हाइट कोई सी भी और बेस कोई सा भी नहीं चलेगा, आप इस साइड को बेस मान लो, और ये पर्पल वाली साइड, पर्पल तो आज मेरे पास कलर ही नहीं है तो मैं कलर लेता हूँ ब्राउन, नहीं ब्राउन थोड़ा मिक्स हो जाएगा, ये है पता नहीं कौन सा कलर है ये, जोन सा भी ये देख लेना, ब्लू सा कलर है ये थोड़ा सा। ये वाली हाइट अगर आप लेना चाह रहे हो तो ये वाला बेस आप नहीं ले सकते, बेस के ऊपर वाली हाइट लोगे, या हाइट जिस बेस के ऊपर आ रही है वो वाला बेस लोगे, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला ऐसे याद रखना, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस के ऊपर वाली हाइट, ठीक है, बेस के ऊपर वाली हाइट। अब ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं, स्कोर क्या बोलूँ, ठीक है। बात समझ में आई? आप ये वाला बेस और ये वाली हाइट लेके इसका एरिया नहीं निकाल सकते थे आज से पहले भी, ठीक है। तो बस ये तो हमारे को मालूम है, शुरुआत थी एरिया ऑफ ट्राइंगल की, हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये हमारे को मालूम था। अगर मुझे हाइट मालूम ही ना हो, अगर एक ट्राइंगल मेरे पास कुछ ऐसा आ जाए, यानी कि वही सेम ट्राइंगल ऊपर वाला ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं कहूँ एक ट्राइंगल था ए बी सी, ठीक है, इसकी ये नीचे वाली साइड ये ए है, माना कि ये ए है, जरूरी नहीं है कि यही ए होनी चाहिए, फॉर्मूला कुछ ए बी सी पे ही है इसलिए मैं ए बी सी ही मान के बता रहा हूँ आपको। ये बी साइड हो गई और ये वाली साइड सी हो गई, इसकी लेंथ सी हो गई, ठीक है। वैसे बी के सामने बी और सी के सामने सी होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और सॉरी यहाँ पे बी, स्मॉल बी, और यहाँ पे स्मॉल सी,
ठीक है, ये तीनों साइड की मेजरमेंट आ गई ए बी सी। अगर मैं कहूँ कि अब इसका एरिया निकालो, तो आज से पहले जो फॉर्मूला हमें मालूम था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम नहीं निकाल सकते थे। आप कहोगे सर कम से कम एक हाइट दो, चाहे आप ये वाली हाइट दो, चाहे आप यहाँ से इस बेस के ऊपर हाइट दो, चाहे आप यहाँ से इसके ऊपर हाइट दो, ठीक है, कोई सी एक हाइट दोगे तो मैं निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो आज से पहले हमने पढ़ रखा है, ठीक है, सही बात है। लेकिन हीरो का जो सूत्र है, यानी कि हीरो का जो सूत्र है मतलब कि हीरोन्स फार्मूला जो है, हीरोन का जो फार्मूला है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, उसमें वो उन्होंने ये समझाया कि यार ये हाइट की ज़रूरत नहीं है, इसमें से किसी हाइट की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो गया। यहाँ पे कोई भी फील्ड है आपके पास, कोई भी एरिया निकालना है आपको ट्राइंगल का, और उसमें आप तीनों साइड्स के बारे में अगर जान सकते हो तो उसमें आपको कोई हाइट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप उन तीनों साइड्स पे लेके आप काम कर सकते हो, हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो और उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। वो फार्मूला है क्या? मानो कि यही वाली फिगर पे काम करते हैं, एबीसी ट्राइंगल पे काम करते हैं और ये तीनों साइड्स पे काम करते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले निकाल लेना एस। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल ही होगा यहाँ पे, और कोई चीज़ तो होगी नहीं। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब पता है? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्री की लेंथ आ रही है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको मैं ऑरेंज कलर से बता रहा हूँ बाउंड्री को, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, ये हो गई इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री मतलब हो गया पेरीमीटर, या पेरीमीटर का मतलब हो गया बाउंड्री। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स किसी पॉलीगन के लिए, ठीक है। और अगर वो सर्कल आ जाएगा तो मतलब उसकी सीधी सी बात है उसकी बाउंड्री जो कर्व है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स पॉलीगन के लिए, अदरवाइज कोई कर्व है तो उसकी बाउंड्री, सीधी सी बात, एक साधारण सी भाषा मतलब बाउंड्री जो भी है, कैसी भी फिगर है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वो उसका पेरीमीटर होगा, ठीक है जी। सम ऑफ ऑल साइड्स, अभी के लिए फिलहाल ऐसे समझ के चल लो आप। तो एस का मतलब क्या था? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि पेरीमीटर मतलब पूरी बाउंड्री। बाउंड्री कैसे निकालेंगे आप? तीनों साइड्स को प्लस कर लेंगे, और सेमी का मतलब उसका हाफ कर देना, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये निकलेगा एस। सबसे पहला काम होगा हम एस निकालेंगे। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए आप तीनों साइड्स को प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये एस आ गया। अब उन्होंने कहा क्या कैलकुलेशन बनी उसके अंदर, ये डेरिवेशन का पार्ट है। वैसे तो अगर मैं डेरिवेशन कराता तो आपको पता चलता हाँ वाकई में कैलकुलेशन में अपने आप ये चीज़ आ गई, लेकिन अभी फिलहाल आप रट के चलना। यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ हीरोन का जो फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, वो ये है जो मैं लिख रहा हूँ, रूट के अंदर एस माइनस ए क्या था? एक उस जिस ट्राइंगल का मैं एरिया निकालने लगा हूँ उसकी एक साइड को मैंने ए माना है, दूसरी साइड को मैंने बी माना है, तीसरी साइड को मैंने सी माना है। अब आपकी चॉइस है कि किसको ए मानना है, किसको बी मानना है और किसको सी मानना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एस इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड ए, एस माइनस सेकेंड साइड जिसको मैंने बी माना, इंटू एस माइनस सी यानी कि थर्ड साइड। बस इस पूरे की कैलकुलेशन का रूट कर दो, ये जो कैलकुलेशन देगी या कैलकुलेशन आएगी वो हमारा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। अब सिंपल सी लगे तो और टेढ़ी लगे तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले तो। बुक से ले लेते हैं एक एग्जांपल, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि इसका एरिया यही आ रहा है। कोई एक ऐसा जिसके अंदर रूट में कोई गंदी सी कैलकुलेशन आ रही हो। चलो एक यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स दे रखी हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अरे एक ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है। अब इसमें कोई हाइट दे रखी है? ये चीज़ दे रखी है? जी नहीं। क्या ये चीज़ दे रखी है इस पे परपेंडिकुलर? नहीं। क्या इस पे परपेंडिकुलर दे रखा है? नहीं, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। तो तीनों साइड्स दे रखी हैं। जब भी तीनों साइड्स दे रखी हो, तीसरी साइड तो नज़र ही नहीं आई है मुझे। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल
इतना इतना था, पेरीमीटर इतना, तो तीसरी साइड यहाँ पे माइनस करके आ गई होगी 13, तो तीसरी साइड को मैं 13 लेके ही चल रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। यहाँ 13 लिख देता हूँ, ये समझो क्वेश्चन का पार्ट है, तीनों साइड्स दे रखी हैं। तो अब ए किसको मानना है, बी किसको मानना है, सी किसको मानना है, ये आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी ये मानो। बड़े वाले को ये मानना है, बड़े वाले को मानो, छोटे वाले को मानना है, छोटे वाले को मानो, या जिसको मर्जी मानो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं अपनी मर्जी से इसको ए मान रहा हूँ। और नॉर्मली अगर ट्राइंगल ए बी सी नाम देना, तो ये क्यों हट गया, 13 सेंटीमीटर, तो ए के सामने वाली साइड को ए मान लो, बी के सामने वाली साइड को बी मान लो, और सी के सामने वाली साइड को सी मान लो। और अगर कोई और ट्राइंगल, ये क्या हुआ, सारे कैसे हटते जा रहे हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम, एकदम से गए हैं 3-4 जने। मेरा तो सही है, नहीं एकदम से 4 जने, एकदम से एक के बाद एक गायब हुए हैं, आने देते हैं। ठीक है, तो ए को मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, बी साइड मैंने ले ली 11 सेंटीमीटर, जो 11 सेंटीमीटर वाली साइड थी उसको मैंने बी ले लिया, और जो सी है वो तीसरी साइड ले ली 13 सेंटीमीटर। तो हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एस निकालना पड़ेगा। सर, हाँ जी सर ये सी साइड कहाँ से आई, सी साइड कहाँ से आई, समझ लो ये थी 13 सेंटीमीटर थी वहाँ, क्वेश्चन में नहीं थी ना, वहाँ पे पेरीमीटर दे रखा था, तो हमने कैलकुलेट करके निकाली थी, वो मैं अभी आगे समझा दूंगा कैसे आई है। अभी फिलहाल मेरा काम है इस फॉर्मूले को बताना कि इस पे काम कैसे करना है। तो तीसरी साइड मैंने बुक में से देख ली कि 13 आनी थी, मैंने 13 लिख के काम कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। तीसरी साइड 13 है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, समझ के चलो, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिया है, मतलब कि बुक का ही लिया है। तो एस निकालेंगे, एस क्या था, सेमी पेरीमीटर में फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे। सेमी पेरीमीटर निकालने का जो रूल है या फॉर्मूला है वो बनेगा, तीनों साइड्स को प्लस करो, a प्लस बी प्लस सी, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है जी। यानी कि 8 प्लस 11 प्लस 13, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 12 और 8 20, और एक 21, 21 और एक 22, 2 और एक 3 और एक 4। देखना सब मैंने सही कर रहे हैं ना, कोई गलती ना रह जाए। 8 9 10 11, सर मेरे ख्याल से 32 आएगा ना, हाँ सर, यस सर, हाँ 32 आएगा। 16 आ गया, ठीक है। तो इसको काटने के बाद जो आया 16, ये क्या चीज़ निकल के आई, ये एस निकल के आया, सेमी पेरीमीटर, ये एस की कैलकुलेशन आई है, ठीक है। अब एस निकालने के बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला रूल लगा रहा हूँ, तो मतलब ये हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अगर टीचर कहते हैं नहीं जी नहीं कुछ लिख के दिखाओ, तो ब्रैकेट में लिख देना बाय हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। चलिए इस पे कैलकुलेशन करते हैं, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है अगर थोड़ा सा ध्यान से करो तो। एस क्या है 16, अभी निकाला ना, एस 16 है, तो हर एस की जगह पे येलो वाला पार्ट आ जाएगा, हर एस की जगह पे ये येलो वाली कैलकुलेशन आ जाएगी, यानी कि 16। और ए बी सी क्या थी वो ऊपर मैंने बता ही दिया, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी, और ये लिखा हुआ है सी आपके सामने। तो आप यही वैल्यूज वहाँ पे डाल देंगे, बस सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है। 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 13। एक चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जो ये एस होगा ये तीनों साइड से बड़ा होगा इंडिविजुअल, ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा, ध्यान रखना इस बात का। कभी कैलकुलेशन आप गलत कर जाओ, आपकी कैलकुलेशन ही गलत हो जाए, मान लो कि प्लस माइनस आपने किसी तरीके से प्लस ये गलत कर दिया या 2 से डिवाइड ऐसा कर दिया कि ये किसी साइड से छोटी कैलकुलेशन आ गई ये वाली एस वाली, तो इसका मतलब आपने गलती कर दी है। एस कभी भी किसी साइड से छोटा नहीं आएगा। अब क्या रहेगा, सिर्फ माइनस ही तो करना रह गया और मल्टीप्लाई करना रह गया और रूट निकालना रह गया। क्या कहा आपने चितेश? इक्वल भी नहीं आ सकता, नहीं इक्वल भी नहीं आएगा। इक्वल भी आ गया तो वो जीरो हो जाएगा, तो जीरो एरिया तोड़ना आ जाएगा ट्राइंगल का। इक्वल भी नहीं आ सकता और छोटा भी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। 16 में से 8 गए 8, और 16 में से 11 गया, कितना होता है 5, और 16 में से कितना है ये 13 है ना, 13 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दूसरी बात इसके अंदर क्या है, अब हमारे को साफ साफ दिख रहा है भाई इन सब की मल्टीप्लाई करनी है फिर रूट निकालना है, तो आप पहले मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट मत करना। 1920 आ रहा है सर। क्या कहा आपने? सर 1920 आ नहीं 1920 1920 नहीं चाहिए मुझे, 1920 नहीं चाहिए मुझे, समझाना है, समझने पे ध्यान दो।
जिसको आता है वो आराम से बैठे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस मैं फिलहाल समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ उस चीज़ को सुनो। यहाँ पे 16, 8, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, प्रॉपर मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, ये काम मत करना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको रूट भी तो निकालना है, ठीक है, और रूट निकालना है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है ना, कैलकुलेटर बाबा आपके पास नहीं होंगे, तो आपको सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर लेना, ठीक है। क्या करना रहेगा इसके बाद, या रूट भी निकालना है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूं क्यों, रूट निकालना हमने मेरे ख्याल से 8th क्लास में फर्स्ट टाइम सीखा था, कि हमें पता चला था कि रूट निकालने का मतलब है वहाँ पे हमें जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाना है नंबर का, मल्टीप्लाई की फॉर्म में अगर प्राइम नंबर्स हैं या कोई से भी नंबर हैं तो उनका अगर जोड़ा बनता है, पेयर बनता है, तो उसमें से एक बाहर कर लो। रूट के लिए बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए नहीं, और यहाँ पे रूट है, क्यूब रूट नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे सबके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं, हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर, सीधी सी बात क्या बोली है मैंने, हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि 16 का ये काम करते हैं, हम बोलते हैं इसको, ज़्यादातर बच्चे मैंने सुना है बोलते हैं एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। एक अकेले बेचारे नंबर का क्या एलसीएम लोगे हैं, एक अकेले बेचारे नंबर का क्या एलसीएम लोगे। मैं कहूँ ये रेस में दौड़ रहा है 16 नंबर, तो क्या दौड़ रहा है, यही फर्स्ट आएगा यही लास्ट आएगा, अकेला दौड़ रहा है ना। तो एक अकेले नंबर का एलसीएम क्या होता है, कुछ भी नहीं, वो खुद ही होता है। अकेले नंबर का क्या एलसीएम निकालने बैठोगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है जो हम यहाँ करते हैं। कौन से नंबर आएंगे यहाँ पे, प्राइम नंबर्स आएंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं मालूम है, यस सर। कौन से होते हैं, कौन से होते हैं सर, जो जो सिर्फ किसी अपने के आप भी तौर से टेबल में 1 से डिवाइड हो। देखो इस बात का आपकी ये बात गलत साबित करते हैं। जो अपने आप में डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, तो 1 अपने आप से भी डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, तो 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है फिर। सर 1 एक एक्सेप्शन है, बाकी सब नहीं ऐसा नहीं है, इसकी डेफिनेशन हमें थोड़ी सी गलत बताई गई है। प्राइम नंबर वही होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, 2 के 2 फैक्टर है 1b और 2b, 3 के 2 फैक्टर है 1b और 2b, 4 के 3 फैक्टर हैं 4b 1b और 2b। तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होंगे वही प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। डेफिनेशन सीख कर लोगे तो काम ठीक हो जाएगा। तो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है 2, 2 के बाद आपको मालूम है 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है, जो सिर्फ दो के टेबल में आते हैं, किसी 2 के टेबल में, 1 के भी और अपने और किसी और के भी, ठीक है। तो 1 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, यानी कि 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नंबर लिखने हैं आपने, तब आपको पता चल रहा है 2 से 8 पे जाएगा, फिर 2 से 4 पे जाएगा, फिर 2 से 2 पे जाएगा, फिर 2 से 1 पे जाएगा। आपने 16 को आप तोड़ सकते हो 4 इंटू 4 में, लेकिन ये प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 में मालूम है मुझे एक पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा 4, तो 16 का रूट होता ही 4 है। अब मैं छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर निकालूं या बड़े बड़े टुकड़े में से निकाल लूं, तो अभी इस पर और काम करेंगे। अभी शुरुआत ऐसे ही है कि मैं कहूँगा कि आप प्राइम नंबर लेके करना, भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर आप गलती से बचना चाहते हो तो ये करना, अगर गलती से नहीं बचना चाहते, मतलब कि गलती कराना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आप फिर रिस्क पे अपने जैसे मुझे फैक्टर्स लेते रहना। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 के फैक्टर सिर्फ 5, 3 का फैक्टर होता नहीं, ये दोनों ही प्राइम नंबर थे 5 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कलर से बता रहा हूँ कि ये किसके फैक्टर हुए। पहला क्वेश्चन है इसलिए, आगे के क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लेंगे, बाकी 5 और 3 तो आपको दिख ही रहा है। अब रूट क्या होता है जी, पेयर, हर पेयर में से एक नंबर बाहर करते जाओ। 2 में से ये 2 2 बार है, एक बार बाहर कर लिया, फिर से 2 2 बार है, एक बार बाहर कर लिया, ये 2 फिर से 2 बार है, एक बार बाहर कर लिया, फिर ये अकेला रह गया, ये रूट के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ये अकेला रह गया। 5 भी अकेला है, 3 भी अकेला है। जो बाहर नहीं आ सका, यानी कि जिसके पेयर नहीं बन सके, वो कैद रहेंगे, वो जेल में रहेंगे, रूट में रहेंगे। जिनके पेयर बनते थे उनको जेल से बाहर दे दिया, भेज दिया। 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और रूट के अंदर 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, 10 और 3 की मल्टीप्लाई 30, 8 रूट 30। अभी के लिए फिलहाल इतना, अगर डेसिमल में नहीं दिया तो इतना आंसर बुक का होना चाहिए, 8 रूट 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यहाँ सीधी सी बात है, यूनिट जो भी होगी उसकी पावर 2 करके आएंगे आप। अदरवाइज 3 नंबर का क्वेश्चन है, सारा कुछ करने के बावजूद आपको 2.5 नंबर मिलेंगे, सिर्फ इतनी गलती की वजह से कि सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर नहीं आप लिख के आए थे, ठीक है। तो गलती नहीं करनी किसी भी तरीके से, आपने ये काम नहीं करना कि बेवजह में आपके नंबर कटे। तो ये है कैलकुलेशन। अब इसमें क्या क्या मुश्किल थी,
बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। बस मुझे सिर्फ ये ध्यान में होना चाहिए, मुझे ये समझ में आना चाहिए कि तीनों साइड्स ट्राइंगल की हैं कि नहीं हैं। और हीरोन्स फॉर्मूला लगाने को जब भी देगा कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन में हिंट होगा कि आपको तीसरी साइड मिलेगी ही मिलेगी, तीनों साइड्स मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, अब बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हीरोन्स फॉर्मूला लगाना आया कि नहीं आया? सर आया। सर किसी बच्चे को ना आया हो तो वो पूछ सकता है। हाथ खड़ा करके बता दो जिसको समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, फिर मान लिया कि सबको आ गया। तो बस यही है पूरी एक्सरसाइज में। और पहली एक्सरसाइज तो वैसे ही बहुत आसान है। कॉपी कॉपी यहां से होगा। अरे गलत जगह पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स ए, विद साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, कि आगे स्कूल है। ठीक है ना, ऐसे होते हैं ना सिग्नल दिए होते हैं, कहीं पे रेक्टेंगुलर बोर्ड दिए होते हैं, कहीं पे ट्रायंगुलर शेप के भी दिए होते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप का एक बोर्ड है। ट्रायंगल। हाँ जी, क्या सर कुछ नहीं। अरे बता दो यार। सर मैं कह रहा हूँ सर ट्रायंगुलर शेप में ही ट्रायंगुलर शेप में ही होता है, तो चलो ट्रायंगुलर शेप में ही होता है, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, तो इस पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी हर एक साइड ए है। ठीक है जी, इसकी हर एक साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड करो। अगर हर एक साइड ए हो तो इसका एरिया कितना लिखा जाएगा। थोड़े से कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं, वही काम ऊपर वाला कर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन अब आप समझ पाओगे आसानी से क्योंकि एक क्वेश्चन हमने कर लिया। सबसे पहला काम हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए एस निकालना होता है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि एस का मतलब क्या, सेमी पेरीमीटर। आप सिर्फ इतना लिखेंगे पेपर के अंदर, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या लिखना है तो लिख देना कि सेमी पेरीमीटर या सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 लिख के दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मूला सीधा सीधा सा कहता है कि अगर तीनों साइड्स में से एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है और तीसरी साइड सी है तो उन तीनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन भाई क्वेश्चन में तो तीनों साइड ही ए है यार, तो यानी कि ए की जगह पे भी ए लिखा जाएगा, बी की जगह पे भी ए लिखा जाएगा, सी की जगह पे भी ए लिखा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3a अपॉन में 2। ठीक है, ये बन जाएगा एस। ठीक है जी, एस ये बन गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या कहता था? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है इस टाइम पे, जब ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आप नहीं दोगे तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले को मैं ए बी और सी की फॉर्म में लिखूंगा। अब आप ये नहीं कहेंगे सर बी तो कहीं पे लिखा ही नहीं, आप लिख क्यों रहे हो बी, सी तो कहीं पे लिखा ही नहीं, आप तीसरी साइड को सी मान रहे हो क्या? हाँ मैं मान रहा हूँ सी, लेकिन उसकी जगह पे ए ही लिखूंगा। ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये चीज जो अभी लिखी है ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हमें दिखाना है, उसके बाद वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे। तो करते हैं। एस की जगह पे देखो कितना आया, 3a अपॉन में 2, तो लिख दूंगा 3a अपॉन में 2, फिर 3a अपॉन में 2, ये a है 9 जैसा अगर लगे तो मुझे माफ़ करना आप लोग, और इसकी जगह पे a ही समझ लेना, माइनस a मतलब यहाँ पे a और b और c क्या चीज़ है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और यहाँ पे हर एक साइड कितनी दी है जी आपने क्वेश्चन के अंदर? a, तो हर ए बी और सी की जगह पे सिर्फ हमें ए लिखना है यहाँ पे। इस बात में कोई डाउट है तो कह सकते हो कि सर डाउट है। नो सर। ठीक है जी, तो ए की जगह पे तो ए आएगा ही आएगा, और एस की जगह पे 3a अपॉन में 2 आएगा, लेकिन बी की जगह पे भी ए डालना है, और एस की जगह पे 3a अपॉन में 2 आया, और सी की जगह पे ही मुझे ए डालना है। अच्छा
अब अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं और अगर ना लगा पाए तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, और अगर हम लगा पाते हैं तो जरा देखना। ना छोड़ो, दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत क्या, ऐसे ही कर लेते हैं काम, उसमें और कन्फ्यूजन बन जाएगी। 3a अपॉन में 2, यहाँ पे क्या होगा 2 एलसीएम, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो है मैं ब्लू शेड जिसको कर रहा हूँ इसका कैलकुलेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी दोनों की सेम ही होने वाली है। देखें जरा आप, 2 एलसीएम आया तो यहाँ कितना हो जाएगा 3a माइनस यहाँ पे कितना बन जाएगा 2a, सेम दूसरे में भी हो जाएगा 3a माइनस 2a अपॉन में 2, क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं, और तीसरे में भी यही बन जाएगा। तो मैं बार बार एलसीएम लेके सोचूं क्यों, जब एक में मैंने ढंग से काम कर लिया तो बाकी दोनों मैंने यहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए, क्योंकि ऊपर दोनों ब्रैकेट्स भी पहले ब्रैकेट ब्लू ब्रैकेट के जैसे ही हैं। इसमें भी कोई डाउट आपका होगा नहीं, अगर होगा तो आप जरूर पूछना। 3a अपॉन में 2, इसको माइनस करेंगे, 3a में से 2a माइनस करोगे कितना आएगा, एक a आएगा ना, तो a अपॉन में 2 लिख सकता हूँ। ऐसे दूसरे में भी हो जाएगा a अपॉन में 2, ऐसे तीसरे में भी हो जाएगा a अपॉन में 2, क्योंकि वो इसी ब्रैकेट की कॉपी हो रही है दोनों, ठीक है जी। इसके आगे अब रूट निकालना है। रूट निकालना है तो सीधी सी बात है, हर पेयर में से एक चीज़ बाहर करनी है। तो सारे पहले तो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 3 अपने आप से प्राइम नंबर है, नीचे 2 2 2 2 सारे प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी फैक्टर किसी के बनेंगे नहीं। तो इसको बस रीअरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा तरीके से, ऐसे लिख रहा हूँ कि न्यूमरेटर में सारे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा और डिनोमिनेटर में सारे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा, ऐसे 3a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये 2 3 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर 4 लिख दी। ऐसे नीचे भी 4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो सारी की सारी 2 हैं, ठीक है। इससे अगला स्टेप क्या बनेगा, जिसका पेयर बनेगा बाहर करो। इसका पेयर बन रहा है बाहर करो, इसका पेयर बन रहा है बाहर करो, इसका पेयर नीचे बन रहा है नीचे बाहर कर देना। और कोई कलर है मेरे पास, यस ब्लू कलर है। इसका पेयर बन रहा है, इसको नीचे से बाहर कर दो। किसका पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना, तो 3 रहेगा जेल के अंदर, यानी कि रूट में। कौन बाहर आ रहा है, ऊपर से एक येलो ए में से एक ए बाहर आ जाएगा और ग्रीन वाले ए में से एक ए बाहर आ जाएगा। नीचे ऑरेंज वाले 2 2 हैं, उनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। ब्लू वाले 2 2 हैं, उनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और रूट 3 जेल में ही रह, मतलब कि 3 जेल में ही रह गया, क्योंकि उसका पेयर नहीं बना था, उसका कोई साथी नहीं बना जो उसको बाहर कर सके, ठीक है ना। कि जेल से भागना है तो साथी तो चाहिए ना, अकेला कैसे जेल से भागेगा, नहीं भाग पाया बेचारा। ए इंटू ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 रूट 3। तो फॉर्मूला क्या बन गया, तो नंबर एक साथ कर दिए, ए स्क्वायर को अलग कर दिया, तो ऐसे लिख दिया रूट 3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो हम एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखते थे रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। हम फॉर्मूला ऐसे याद रखते थे, रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, किसका, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमने रट्टा मारा हुआ था आज से पहले छोटी क्लासेस में, ये वाले फॉर्मूले का, और ये आपको उसकी डेरिवेशन वाला पार्ट अब सामने आ गया। ये कैसे बना फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला से। अब आगे फ्यूचर में अगर वो हीरोन्स फॉर्मूला से कहेगा कि करके दिखाओ तो हमें प्रॉपर यही स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे जो ऊपर करके दिखाए हैं। अदरवाइज कहीं पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आ जाए और वो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करने के लिए ना बोले तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट 3 अपॉन में 4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल। बोलो जी, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर हो गई। इतना काम हो गया। फिर वो कहता है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर बता दूं। पहले तो हर एक साइड मैंने ए बता दी थी। अब क्वेश्चन देने वाले बाबूजी ने हमें कहा कि भाई इसका पेरीमीटर अगर मैं 180 सेंटीमीटर बोलूं तो उसका जो है सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना होगा। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सेकंड केस perimeter of triangle is 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो आपको मालूम है तीनों साइड्स का सम, लेकिन किस टाइप का ट्राइंगल था ये, इक्विलेटर। और इक्विलेटर ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो उसका पेरीमीटर हम लिख देते हैं 3 इंटू ए, यानी कि a प्लस ए, यहीं पे लिख देता हूँ a प्लस ए किसके इक्वल आएगा, 3a के ना। और 3a किसके इक्वल है, 180 के। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन में 3 से डिवाइड करा कितना आ गया, 60।
तो यानी कि ए का मतलब उसकी हर एक साइड कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर की आ गई। ठीक है जी। तो अब इसका एरिया, एरिया मैंने देखा यार एरिया का ना साइड से लिंक है, तो वही फॉर्मूला अब डायरेक्टली लगा दूंगा। अभी मैंने कैलकुलेशन तो करके दिखाई दिया कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर बनता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो √3/4 आ जाएगा और ए की जगह कितना लग जाएगा, 60⁻²। ठीक है। अब बहुत से बच्चे अब गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले इसको काट देते हैं और पावर 2 फिर बाद में करते हैं। ठीक है, वो काम नहीं करना, पहले पावर 2 करें आप, इसका स्क्वायर करें, उसको खोल ले, मतलब कि कहने का मतलब फिर 4 से डिवाइड करें। तो आंसर आया 900√3। और ये सेंटीमीटर आपको साफ साफ बोला हुआ है कि हर एक साइड जो है 180 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी हमें लगाना पड़ेगा यूनिट जो भी है आपने दे रखी, सेंटीमीटर और इसकी पावर 2, तो इसका एरिया इतना आएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आसान है, नहीं समझ में आएगा तो मुझे बोल देना। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आप एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो, मैं पानी पी लूँ। हाँ जी, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? वो कह रहे थे द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये एक फ्लाईओवर बना हुआ है, फिगर आपको दे रखी है, एक रफ फिगर। ये फ्लाईओवर बना हुआ है, ऊपर गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही हैं, और ये नीचे से उसका रास्ता भी जा रहा है, ये एक रोड भी जा रहा है, और ये वाली एक उसकी दीवार है, एक वॉल है। ठीक है, इसको एडवर्टीजमेंट के लिए हमने यूज़ करना है। ऐसे ये वाली भी हो सकती थी। ठीक है, ये दो ट्रायंगुलर वॉल्स हैं, इसको वो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करना है। द साइड ऑफ वॉल्स आर इतना 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 दे रखा है हमारे को, 120 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर एंड 22 मीटर, नॉट सेंटीमीटर। दीवारों की 120 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा सा एरिया पार्ट हो जाएगा। 22 मीटर, 120 मीटर एंड 122 मीटर। ये वाली साइड 122 मीटर आ रही है, ये वाली 22 मीटर आ रही है, और ये 120 मीटर आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है। एक साल के लिए 5000 रुपये का खर्चा आएगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए। यानी कि अगर 1 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे को सालाना मतलब एक साल के 5000 रुपये देने पड़ेंगे उनको। तो यहाँ पे आगे बोलते हैं, ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। यानी कि 2 दीवारें बनती हैं, इस तरफ देखो तो 2 दीवारें, ऐसे बैक साइड पे भी 2 दीवारें होंगी, टोटल 4 हो गए ना ट्रायंगुलर वॉल्स। लेकिन एक कंपनी सिर्फ एक ही वॉल को हायर करती है, वो 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। तो उसको कितना रेंट देना पड़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या हुआ? ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना चाहिए कि इसमें एरिया कितना बनेगा। अब हम कहेंगे कि यार ये तो मुझे दिख रहा है कोई राइट ट्रायंगल के जैसा, तो मैं एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्यों ना लगा दूं। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे आपने तीनों साइड्स दिया, आपने कहीं बताया नहीं कि यहाँ पे ये कॉर्नर पे राइट एंगल बन रहा है, या कोई एक एंगल 90 डिग्री का एंगल है, या एक राइट ट्रायंगल है। किसी भी तरीके से मेरे को कोई आपने हिंट नहीं दिया। मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यहाँ यूज़ करके पहले ये पता नहीं लगाना चाहता कि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। मुझे मालूम है ठीक है, तो आपने तीनों साइड दे दी, कुछ मुझे हिंट ऐसा नहीं दिया, कहीं पे ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कोई 90 डिग्री का एंगल भी इसमें कहीं बन रहा है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा परपेंडिकुलर के लिए, मैं सीधा ही हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, क्योंकि तीनों साइड्स तो दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइड्स ऑफ वॉल्स या वॉल कितना है, 122, 22 एंड 120 मीटर। कोई सी भी साइड को अब ए मान रहा हूँ, तो सीक्वेंस में पहले इसको ए मान रहा हूँ, इसको बी, और इसको तीसरी वाली को सी मान रहा हूँ।
ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मैं एस निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर 122 + 22 + 120 अपॉन में 2, कितना आएगा 200, 2 2 4, 2 2 4 2 6 और एक 2, ठीक करा ना। कटने के बाद 132 आ गया। 264 को जब मैंने हाँ सर। 264 को जब मैंने 2 से डिवाइड करा तो 132 आ गया। अब फिर मैं हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूँ। फॉर्मूला आप जरूर दिखाएंगे, S - A, S - B सेकेंड साइड, S - C थर्ड साइड। 132 minus 122, 132 minus 22 एंड 132 minus 120। वो ऊपर आपको तीनों साइड्स नजर आ रही होंगी आपकी स्क्रीन पे भी। 132 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 10 ही आएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1 1 110 आ जाएगा। और यहाँ पे 120 और 132 को माइनस करेंगे कितना आएगा 12 ना। यस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सबको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं आपको एक चीज़ ऐसी बता रहा हूँ जिसमें हम बड़े नंबर को हम यहाँ पे प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे। ठीक है, हम ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ डायरेक्टली कहीं बड़े नंबर का पेयर बन रहा है। जैसे कि ये देखो 10 तो है ही, ये वाला 10 मैंने सेपरेट कर दिया। सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ 10, और 110 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 10 × 11 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 10 × 11 110 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि यार इसमें भी 10 है और उसमें भी 10 आ रहा है, किसी तरीके से छुपा हुआ है, तो मैं उस छुपे हुए 10 को बाहर निकाल रहा हूँ इस तरीके से। अब ये प्रॉपर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं करी ना 110 की, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर अभी होने थे 5 × 2, 502 आना चाहिए था, लेकिन मैंने 10 ही लिख दिया। तो मेरा यहाँ गलत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पेयर बन रहा है 10 का। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। बड़े नंबर पे भी हमारा काम चल जाएगा। अब 132 के लिए अगर मैं देखना शुरू करूं, बड़े नंबर पे काम करूं, या पहले 2 से कर लेता हूं, चलो फिर 2 से कर लूं या किससे करूं, 2 से कर लेता हूं। या 11 से कर सकता था, 11 तो वैसे ही प्राइम नंबर था और आगे वो आएगा भी, तो ये तो प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही गई इसकी। 132 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 2 × 2 × 3 × 11 और 12 के। अब 12 को ऐसे छोड़ना सही नहीं रहेगा क्योंकि इसमें भी प्राइम नंबर्स छुपे हुए हैं, पेयर हो सकता है छुपा हो। तो 12 कैसे आ रहा है, ये 3 नंबर से। तो यहाँ पे देखो 2 का पेयर बन रहा था, वो बाहर आना था। अगर मैं इसको 4 और 3 का ऐसे लिखा था तो मैं कहता पेयर बन नहीं रहा, जबकि 4 अपने आप में 4 का रूट 2 होता है, यानी कि ये हिसाब बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को छोटे में तोड़ लेना था, तोड़ लिया। बस मैंने अपना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं टाइम बचाया, थोड़ा सा बचाया, वो 10 इस 10 के लिए और इस 10 के लिए। और चाहते तो प्राइम फैक्टर्स करके जितना टाइम मैंने लगाया उतने टाइम में तुम भी कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी भी तरीके से करो, कैलकुलेशन हमारी सही रहनी चाहिए, यानी कि कहीं पे ऐसा ना हो कि मैं प्राइम फैक्टर्स करूं भी नहीं और मेरा कोई पेयर छुपा हुआ रह जाए। जैसे कि अगर मैं 12 को 4 और 3 लिखा था और कहता देखो इसमें पेयर तो बना नहीं, 4 और 3 12 का 12 रूट में छोड़ा है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर था जिसमें अपने आप में दो बार छिपा हुआ था, उसका रूट 2 होता है, वो बाहर आना चाहिए था, जो कि मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन से थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया। आपकी चॉइस है। मैं अभी आपको यही सजेशन दूंगा कि मेरे बेटे यहाँ पे मैं अपना टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है। मैं सोच रहा हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। समझ में तो आ गया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, कैसे कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन आप पेपर के टाइम पे और अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स ही निकालें। 10 को भी 5 और 2 ही लिख के आएँ, हर 10 को 5 × 2 ही लिख के आएँ। ठीक है, तो अपने आप कोई चांस नहीं रहेगा वहाँ गलती का। तो पेयर किसका बना, 10 का पेयर बन गया, 11 का भी एक पेयर बन गया। इस 2 को देखो तो इसका भी पेयर बनता है, और दूसरे वाले 2 को देखो तो उसका भी पेयर बनता है। तो जिस पे मैंने कलर करे हैं वहाँ पे सबके पेयर बन रहे हैं। तो हर 2 नंबर में से एक नंबर बाहर आता जाएगा, ये आपको मालूम है। इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। 11 का पेयर बन गया था, 11 भी बाहर आ जाएगा। 2 का एक पेयर बना था, 2 भी बाहर आ गया। दूसरी बार इस ऑरेंज वाले 2 का पेयर बना था, ये भी बाहर आ गया। फिर बचा रहा अरे 3 का भी तो बनता है, ये देखा ही नहीं। तो इसके लिए मेरे पास कोई और कलर बचा नहीं, मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। मैं येलो कलर रिपीट कर रहा हूँ। तो 3 का भी पेयर बन रहा है, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। चलो अच्छी बात, सारे के सारे जेल से
मुक्त हो गए, जेल में कुछ भी नहीं रहा, तो आप 1 लिख के ना आए, क्योंकि 1 तो हमेशा जेल से बाहर ही रहेगा रूट के अंदर, यानी कि 1 का रूट 1 ही होता है, ठीक है। तो ये रूट में नहीं रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा, 2 और 2 4, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12, 12 इंटू 110, 12 12 और 1 13, 1320 1320 मीटर स्क्वायर। सर रूट 0 कुछ होता है? रूट 0 रूट 0 0 रूट ठीक है। 0 0, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे दिखाते हैं आपको। 0 का रूट 0, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको 1 का रूट दिखाऊं, 1 का रूट 1, ठीक है। और अगर मैं आपको 2 का रूट दिखाऊंगा तो 2 का रूट 1.414, ठीक है। ऐसे 3 का 1.7321, ऐसे 4 का करोगे तो 2 दिखाएगा, वो तो आपको मालूम ही है कि 4 का रूट 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आया एरिया ऑफ वॉल, ठीक है, दीवार का एरिया, जिस दीवार पे हमने एडवर्टीजमेंट करवानी थी या करनी थी या जिसको जो भी था, उस पे हमारा टोटल एरिया आया 1320 मीटर स्क्वायर। अब लेकिन अब हमारे को कुछ यहाँ कंडीशंस दी हुई हैं, ये कंडीशंस पे ही हमें काम करना होगा कि 5000 रुपये का खर्चा है 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का। 1 मीटर स्क्वायर अगर दीवार यूज़ करते हो, यहाँ पे कितना मीटर स्क्वायर आया, 1320 मीटर स्क्वायर। सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपये देने हैं पूरे साल के। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट करनी है, पूरे साल के लिए नहीं करनी। तो आपने देखा भी होगा कि भाई जैसे गर्मियों का सीज़न आएगा, गर्मियाँ ज़्यादा तक जाएंगी तो कोल्ड ड्रिंक कंपनीज अपनी ऐड करना शुरू कर देती हैं। ठंड के मौसम में नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि वैसे ठंडे मौसम में एडवर्टीजमेंट करके करेंगे भी क्या, कोई पीता वैसे ही नहीं है, तो हम अपना खर्चा क्यों वेस्ट करें। तो सोच समझ के एडवर्टीजमेंट की जाती है ना। और आप में से ज़्यादातर बच्चों के अपने बिजनेस होंगे, तो आपको भी मालूम है कि आपके पापा कब अपनी फर्म की एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने काम की एडवर्टीजमेंट करते हैं। हर किसी का कोई ना कोई सीज़न का हिसाब होता है। तो उस कंपनी के कोई 3 महीने थे, उन्हें 3 महीने एडवर्टीजमेंट करनी थी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, रेंट ऑफ, क्वेश्चन के हिसाब से रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 1 ईयर कितना है, 5000 रुपये। यहाँ देखो 5000 रुपये है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, पर ईयर मतलब 1 ईयर। तो 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपये देने होंगे। उसको मैंने ऐसे स्टेटमेंट में डाल दिया कि रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल, 1 मीटर स्क्वायर वॉल का रेंट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए 5000 रुपये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मेरे हिसाब से नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इतना ही, ठीक है। अब मुझे 1 साल के लिए नहीं चाहिए, कंपनी ने 3 महीने के लिए लेना है। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं ये भी तुम्हें मालूम ही है, यानी कि 1 साल मतलब 12 मंथ्स हो गया। और 416। नहीं, मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, वो सब कर लोगे, मुझे सिर्फ लिखना बताना है कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन की जाएगी। ये स्टेटमेंट भी बताना मेरा काम नहीं है, मेरा काम सिर्फ कैलकुलेशन करवाना है। आपने कर ली, बहुत अच्छी बात है। तो अब 1 साल के लिए आपको पता है, आप पहले 3 महीने के लिए निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, पहले आप 1 महीने के लिए निकालोगे। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट कर रहे हैं, 1 रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के लिए क्या करोगे, 5000 को डिवाइड कर दोगे 12 से, यही करोगे ना। 12 महीने की कॉस्ट पता है, 1 महीने के लिए निकालने हैं तो 12 से डिवाइड कर दो, 1 महीने का पता चल गया। अब यहाँ पे 1 महीने का, और यहाँ पे सर हाँ सर डायरेक्टली 1320 इंटू 5000 इंटू 3/12 कर सकते हैं। टीचर अलाउ कर तो कर देना, कर सकते हैं। वैसे बड़ी क्लास है, अब ऐसे एक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। मेरा काम है ना, मेरे को खुल के बताना है, तो इसलिए मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ कि वो 12 से डिवाइड क्यों करा रहा हूँ और आगे 3 से मल्टीप्लाई क्यों कराऊंगा। तो ये कई बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता, तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं ना, बिल्कुल निकम्मे नलायक बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, उनको मेरे को ही समझाना है, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ अपनी तरफ से, भले ही सबको आता हो। आप जितने बच्चे बैठे हो, मेरे को नहीं लगता किसी को भी इसमें डाउट होगा, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है, मैं आपको प्रॉपरली समझाऊंगा, ठीक है। कि कल को कोई और बच्चा ऐसा वीडियो देखे जिसके भेजे में कुछ पढ़ता ही नहीं था, उसको दिमाग में आता ही कुछ नहीं, तो मेरा उस टाइम पे वो इस वीडियो को देख के समझ सके कि हाँ ये मतलब था और ये कैलकुलेशन के स्टेप्स बनते थे, एक्चुअल में ये होना था, इसलिए मैं ऐसे समझा रहा हूँ।
आप लिख सकते हो डायरेक्टली। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 महीने के लिए इतना खर्चा बना, ये आपको सबको समझ में आता है। अब कितने मीटर स्क्वायर मेरे को एरिया लेना है, मेरे को दीवार का एरिया पता चल गया 1320 मीटर स्क्वायर का था, तो यहाँ पे 1320 मीटर के लिए मुझे चाहिए, 1320 मीटर स्क्वायर दीवार मुझे चाहिए। तो क्या होगा, अगर 1 मीटर के लिए इतने रुपए दे रहे हो, 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर इतने रुपए दे रहे हो, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितने दोगे, 1320 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1320 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन ये 1 महीने की कॉस्ट बनेगी, मुझे तो 3 महीने के लिए चाहिए था, और अगर मुझे 3 महीने के लिए निकालना है तो मुझे 3 से और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यानी कि स्टेटमेंट ये आ रही है, रेंट ऑफ 1320 1320 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 3 मंथ्स। तो मैंने अब यहाँ पे 2 स्टेप्स अपने बचा लिए। कौन कौन से, कि पहले मैं 1320 की कैलकुलेशन करता 1 महीने के लिए, फिर मैं 1320 की कैलकुलेशन दिखाता 3 महीने के लिए, ये मैंने कंबाइन कर दिया। और किसी बच्चे को डाउट हो तो जरूर पूछना, शर्म मत करना कि सर ने तो अभी बोल दिया कि इन सबको तो समझ में आ गया होगा, अब मैं पूछ लूँगा या पूछ लूँगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं होगी। आज हमसे भी कई क्वेश्चन नहीं होते, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसको करके देख लेते हैं। अगर आपने मान लो मैं कोई क्वेश्चन क्लास में लिया मैंने और कराना शुरू करा, मेरे से गलत हो गया, तो क्या इसमें क्या मेरी बेइज्जती हो गई या कुछ हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ भैया। एक चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है हमसे गलत हो गई हो, हमारा दिमाग सही ना काम किया हो, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। करेंगे समझेंगे तभी तो समझाएंगे। और तुम्हारा भी यही काम है भैया, पढ़ोगे करोगे तभी तो आगे कर पाओगे, या आगे कुछ जीवन में कुछ जो भी करना है, जो भी हासिल करना है, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हो। तो शर्माना मत, अगर गलती हो रही है मेरे से तो मुझे बताओ, और तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपए, 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए, 5000/12 को मल्टीप्लाई कर दो 1320 से। ये तो 1 महीने की कैलकुलेशन आई, 3 महीने की करनी है तो इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। ये टोटल कॉस्ट बनेगी, यानी कि टोटल रेंट बनेगा 3 महीने का। 4 से चला जाएगा ये, हाँ 4 से चला जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर 4 से जा रहे हैं। तो ये आया। अगले स्टेप में लिख देता हूँ मैं कैलकुलेशन। जो टोटल रेंट जो बनेगा वो बनेगा कितना है, ये 330 और ये 5000 ही है ना, बस इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, और तो कुछ नहीं बचा ना, हाँ नहीं बचा। तो 4 जीरो तो आ गए पीछे, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 और 1 16, इतने रुपए बन गए। अभी कितने बने भाई, 1 2 3 4 5 16,50,000 रुपये बन गए। सही पढ़ा ना मैंने, 16,50,000 हमारे इंडियन कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आंसर अब आप लोग देख लो, मैं अब आंसर शीट खोलना नहीं चाहता। ठीक है, देखना। यस सर, सही है। तो ये 3 महीने के लिए खर्चा आया, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो यार 5,000 रुपये का खर्च है, 5,000 रुपये का। लेकिन वो 5,000 रुपये कैसे छुपा रखे उन्होंने, 5,000 रुपये सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर दीवार देंगे 1 साल तक के लिए। और दीवार कितनी बड़ी थी, 1320 मीटर स्क्वायर, और उसकी कैलकुलेशन लाखों में चली गई। 16,50,000 रुपीज़ फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए इतना लाख रुपए का किराया। अरे भाई, हम जैसा बंदा तो कहेगा भाई क्या कैसे काम करेंगे। कंपनीज करेंगी ना, कंपनीज करेंगी, बड़ी बड़ी कंपनी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब थोड़ा सा स्पीड में ही कैलकुलेशन कर देंगे। ये वाला तुम खुद कर पाओगे, इसमें तीनों साइड्स दे रखी हैं और सिर्फ इसमें एरिया सिंपल निकालना, ये मैं नहीं बता रहा, ठीक है। आप खुद पढ़ना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अभी आज का टारगेट है मैं आज ही फिनिश कर दूं इसको। 4th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज 2 साइड्स। ये 3 अच्छे क्वेश्चन है, तो 4th क्वेश्चन में बता रहा हूँ अभी फिलहाल, 3rd आपके लिए छोड़ा है। और देखूंगा अगली क्लास में सिर्फ ट्राइंगल से रिलेटेड कोई अच्छे क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा दिमाग हमारा ज़्यादा खपाएं, तो वो क्वेश्चन मैं निकाल के रखूंगा। अगर नहीं होंगे तो फिर 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच आर इतना और इतना। ठीक है, किस टाइप का ट्राइंगल है ये कहीं नहीं बताया, 2 साइड्स दे दी, पेरीमीटर दे दिया, तो हमें डायरेक्टली मालूम है। या थोड़ा सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। एक साइड 18 है, एक साइड 10 है, तीसरी साइड आपको मालूम ही नहीं है, वो x मान ली, और ये बता दिया पेरीमीटर 42 है। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम ना, इसका इसका और इसका मिला के दे दिया, तो तीसरी वाली साइड तो तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 42 सेंटीमीटर। हमारे हिसाब से पेरीमीटर बनेगा तीनों साइड्स का सम,
यानी कि 18 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस तीसरी साइड मुझे नहीं मालूम तो वो x सेंटीमीटर मान ली। ठीक है, अब सबके सेंटीमीटर में हटा के काम कर रहा हूँ, तो इन तीनों को जब प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 10 हो जाएगा 28, प्लस में x, क्योंकि x तो 28 के साथ प्लस नहीं हो सकता ना, 42 के इक्वल, तो x कितना आ जाएगा 42, ये 22 उधर जाके माइनस, और 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गया 1, तो जो x की वैल्यू गायब थी वो प्रकट हो गई हमारे सामने। अब ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता चल गई। एक थी 18, एक थी 10, और जो तीसरी वाली x थी वो x मुझे मिल गया 14, तो तीसरी वाली साइड 14 आ गई। अब तीन साइड्स मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में दिक्कत आएगी तुम्हें, बताओ। नो सर। बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऊपर वाला जो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, जो एग्जांपल एक किया था, उन सब में तीनों साइड्स जब दे रखी थी, मैंने पहला एग्जांपल लिया था यहाँ पे, ये देखो तीनों साइड्स दे रखी थी ना, क्या कर रहा था, एस निकाला था सेमी पेरीमीटर, फिर हीरोन्स फॉर्मूला में लगा दिया था, बाकी ये काम तो आपको मालूम है। अब कैलकुलेशन खुद करके देखो, नहीं होगी तो एक क्लास और लगा देंगे इस पे, लेकिन टॉपिक सही से करके चलेंगे। यहाँ चलो इसको मैं करा ही देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ भेजनी है, फिर आधे अधूरे क्वेश्चन जाएंगे, सही नहीं रहेगा। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर 18 + 10 + 14/2 कितना आएगा, पेरीमीटर तो आपने दे ही रखा है, मैं दोबारा से मेहनत क्यों करूँ, 42 ही है, तो 42 के इक्वल ही आएगा, ये अपॉन में 2 कर दूंगा 21। हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, फॉर्मूला आपने हर क्वेश्चन में लिख के आना है, पेपर के टाइम पे यहाँ इसके भी नंबर काटे जाएंगे कि फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा। 21 - 18, 21 - सेकेंड साइड 10। किसी को डाउट है कुछ कि ये क्या करे जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा, कुछ कैलकुलेशन जो समझ में नहीं आ रही। अंशिका समझ में आ रहा है बेटा? नो सर। अंशिका आ रहा है समझ में? बताया नहीं आपने, आवाज नहीं आई मेरे पास। 21 के फैक्टर करे, 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21 बनेगी, 3 के फैक्टर यानी कि 3 तो खुद प्राइम नंबर है, उसको वो क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा। 11 खुद प्राइम नंबर है, ये भी नहीं टूटेगा। 7 खुद से प्राइम नंबर है, ये भी नहीं टूटेगा। तो हमें सिर्फ पेयर देखने हैं, किसका पेयर बना, 7 का पेयर बनता है, 7 बाहर। 3 का पेयर बनता है, 3 बाहर। 11 का पेयर नहीं बना, 11 जेल के अंदर यानी कि रूट में। 21 √11। तो सर हाँ कुछ गलती कर दी, हाँ बोलो। नहीं नहीं सर, सही है वो। सर मैं पूछ रहा था कि सर सोल्यूशन सारे रूट में छोड़ सकते हैं या फिर नहीं डेसिमल वही में मैं करना वही चाहिए? उसी पॉइंट पे वही पॉइंट मेरे को बताना था। बिल्कुल ठीक, आपने सही टाइम पे पूछ लिया और मैं इसी टाइम पे ही बताने वाला था। यानी कि वो कहते हैं ना कि किसी की मुंह की बात छीन ली, तो चितेश ने आज मेरे मुंह की बात छीन ली कि अब हो सकता है क्या है कि कई बार देखो बुक के अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो कुछ एक एग्जाम्पल्स में उन्होंने रूट पे छोड़ा हुआ है और कुछ एक एग्जाम्पल्स उन्होंने डेसिमल में भी किए हुए हैं। ठीक है, अब इसका आंसर अगर तुम पीछे देखोगे तो √11 शायद उन्होंने सर पीछे के आंसर तो सारे डेसिमल में दिए हुए हैं, है ना, क्या रूट में छोड़े हुए हैं, सारे रूट में छोड़े हुए हैं। अब स्कूल टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा वो आपको स्कूल में कैसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। रूट में ही छोड़ने को बोलते हैं तो रूट में छोड़ के आओ, अगर वो डेसिमल में कहते हैं करके आओ तो डेसिमल में करके आने पड़ेंगे। यानी कि क्या मतलब हो गया सर इस बात का, यानी कि वो आपसे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कराना चाह रहे हैं कि 21 को तो 21 रख दिया, 11 का रूट सोल्व करो। अभी मैं फिलहाल कैलकुलेटर से आपको करके दिखा रहा हूँ। 11 का जब मैंने रूट करा तो आया 3.3166, ये तो ख़त्म होगा नहीं। ठीक है, तो क्योंकि √11 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा, इरेशनल नंबर है। तो हितेश आवाज़ नहीं आ रही बेटा, क्या मेरे इसमें प्रॉब्लम है क्या कुछ? हाँ बोलना एक बारी। सर अगर कोई बड़ी डिजिट आ जाती है रूट के नीचे तो? नीचे के ऊपर, सर रूट के अंदर, रूट कोई के बड़ी अंदर। digit आ गई। हाँ तो रूट निकालना मैं सिखाऊंगा, आज नहीं अगली क्लास में, क्योंकि टाइम हो गया मेरी दूसरी क्लास का, दूसरी क्लास का टाइम हो गया है।
तो मैं अभी फ़िलहाल आज की क्लास का ये वाला क्वेश्चन मैं रूट 11 आपको मैंने कैलकुलेटर से करके बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर रूट करना भी सिखा दूंगा, बचे हुए क्वेश्चन भी सिखा दूंगा और कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले लेंगे। बस अगली क्लास में ये काम करेंगे, बस उससे अगली क्लास में चैप्टर 8 स्टार्ट। तो यानी कि रूट 11 कितना आया 3.31662, 3.31662 और भी चलता जा रहा है वो, ठीक है। तो इतना नहीं लेना आपने, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ले लेने हैं। 21 इंटू 3.31 ले लो, ठीक है। 2 प्लेसेस ले लिए, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करा लो आपस में। 3.31 ओके। आज प्रांशी का बर्थडे है, तो प्रांशी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप खूब अच्छा जीवन में करें, खूब पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें और बहुत थैंक यू सर। और बहुत काबिल इंसान बनो, ठीक है। अपने मम्मी की ज़िंदगी भर आपने हेल्प करनी है, मम्मी के साथ हमेशा रहना है और मतलब कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, रहना है, ठीक है। और अच्छे काम करने हैं बस, ठीक है। जब कोरोना टाइम ख़त्म होगा तो हम पार्टी लेंगे ज़रूर और एक बढ़िया सा केक कटवाएंगे तुम्हारे से। ओके सर, पक्का। हाँ, तो अभी मैं कैलकुलेशन कर लूँ। 21 इंटू 3.31 कहाँ गया कैलकुलेटर? 69 मैं खुद करूँगा। क्या था? 3.31 मैंने हटा क्यों दिया उसको, लिखा तो हुआ था 21 69.51 सेंटीमीटर सर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैं वही देख रहा था, ठीक है। तो ये डेसिमल में आंसर आया, ये बुक वाला आंसर है। बच्चे कह रहे हैं कि बुक में तो यही दे रखा है। तो अभी फ़िलहाल हम इतना भी देखते जाएंगे और उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। और आपका जो डाउट था कि सर ये रूट में कैसे लिखा 3.31, कोई बड़े नंबर आ जाए, बड़े नंबर का कोई मतलब नहीं है। छोटे पे भी अगर काम करना नहीं आया तो छोटे भी नहीं सोल्व होंगे ना हमसे, तो बड़े पे तो तब आएंगे जब हमें छोटे करने आ जाएंगे, और छोटे करने आ जाएंगे तो बड़े भी सोल्व हो जाएंगे, बड़े करने आ जाएंगे तो छोटे भी सोल्व हो जाएंगे। दोनों में एक जैसी ही मेहनत है। तो अगली क्लास में ये वाला काम करेंगे और पढ़ेंगे आगे। जयराम जी की बाय बाय।